हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नॉलेज हार्ट। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में इसी चैप्टर के पार्ट 1 को देखा था और आज हम अपने इस वीडियो में इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हम देख रहे थे कि इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, किस तरह से हम इतिहास का पता लगा सकते हैं। तो उसमें हमने पहला देखा था कि हम कैसे पांडुलिपियाँ, पुस्तकों, महाकाव्यों के द्वारा उस समय के में किस तरह की धार्मिक मान्यताएं होती थी, किस तरह के आयुर्वेद हुआ करते थे, विज्ञान कैसा कितना विकसित था उस वक्त, इन सब के बारे में हमने देखा। तो आज हम इतिहास जानने के दूसरे स्रोत के बारे में जानेंगे, जो कि है अभिलेख। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। अन्य कुछ प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। तो क्या होता था कि जिस तरह से हमने देखा कि पांडुलिपियाँ किस तरह से नष्ट कर दी गई, बहुत से कीड़ों के द्वारा वो सारी पांडुलिपियाँ नष्ट हो गई। तो हमें आज हमारे पास बहुत कम पांडुलिपियाँ बची है, बहुत जितनी पांडुलिपियाँ लिखी गई थी उतनी पांडुलिपियाँ नहीं हैं। तो ये अभिलेख होते क्या थे कि जो कठोर सतह होती थी, जैसे किसी धातु की सतह हो गई, कोई पत्थर का सतह हो गया, उस पर गुदवाते थे, लिखवाते थे, उस पर गुदवाते थे, क्योंकि ऐसे कठोर सतह पर अगर हम कुछ लिखवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो नष्ट नहीं हो पाएंगे। अगर उस पर हमने लिखवा दिया तो वो बहुत दिन तक रहेंगे, बहुत दिन क्या रहेंगी ही, उस पर से हटेंगी नहीं। तो ये अभिलेख जो होते थे एक कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे उस पर अगर। और क्या उत्कीर्ण करवाते थे, तो उस टाइम पे राजा महाराजा ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते थे, बहुत समृद्ध होते थे, तो वो अपने द्वारा अपने किसी आदेश को, अपने किसी फरमान को उस पर गुदवाते थे, उत्कीर्ण करवाते थे। जाहिर सी बात है कि वो अपने बारे में जो है जा कर के हर प्रजा को नहीं बताएंगे। अगर उनका कुछ आदेश होता था, उनके द्वारा कुछ फरमान दिए जाते थे, तो वो उस कठोर सतह पर अभिलेखों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे, जिसका प्रजा पालन करती थी। और उस पर लिखवाने का एक ये भी मकसद था कि अगर उस पर कठोर सतह पे अभिलेख पे अगर कुछ गुदवाया गया है, उत्कीर्ण करवाया गया है, तो आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ होंगी वो जान पाएंगे। जैसे आज हम जान पा रहे हैं, हमें बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, अशोक के अभिलेख मिले हैं, बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध शक्तिशाली राजा हैं जिनके अभिलेख मिले थे, उनमें उनके नाम होते थे, उनके द्वारा जो आदेश दिए जाते थे वो इस तरह से हम जान पाए कि ये इस राजा ने ये काम करवाया, इस राजा ने इस जगह पे लड़ाकू कुछ कोई लड़ाइयाँ जीत लेते थे तो वो अपने लड़ाई के विजयों का उसमें लिखा करते थे। तो आज हम जान पा रहे हैं उन्हीं अभिलेखों के माध्यम से। तो ये अभिलेख भी हमारे इतिहास जानने का एक स्रोत है। तो सिर्फ राजा नहीं लिखवाते थे, कभी कभी कुछ अन्य लोग भी उस पर अपने द्वारा किए गए कार्यों को लिखवाते थे। देखते हैं, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। ये जो आप अभिलेख देख रहे हैं यहाँ पे, ये लगभग 2250 वर्ष पुराना है, जो कि अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। और यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। अध्याय 8 में तुम पढ़ोगे अशोक के बारे में, लेकिन अशोक के बारे में तो मुझे लगता है कौन नहीं जानता होगा। टीवी पे ही सीरियल आता था अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जैसा कि वो सब मगध के बहुत शक्तिशाली शासक थे। अशोक बहुत महान राजा हुए थे हमारे इतिहास में। तो ये अशोक के द्वारा लिखवाया गया अभिलेख है, जो कि अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। अभी अफ़गानिस्तान तो हमारे भारत में नहीं है, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान सब एक ही जगह पे थे, अलग अलग नहीं थे। अभी तो अफ़गानिस्तान दूसरा देश हो गया है। तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते थे। अभी जैसे हम देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, उस टाइम में अलग अलग लिपियाँ थी, ये लिपियाँ नहीं थी। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लिखा है आपको समझ में नहीं आएगी, मुझे भी समझ में नहीं आएगी क्या लिखी हुई है। लिपियाँ अक्षर अथवा संकेतों से बनी होती थी। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा क्या होता है? हम अपने मन के भावों को जो दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वही भाषा होता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो अभिलेख लिखे हैं संकेतों के माध्यम से लिखे हैं,
तो ये संकेत उस समय में प्रचलित भाषा होगी। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो अफ़गानिस्तान में इस क्षेत्र में अरमाइक तथा यूनानी लिपि में लिखी गई है, वहाँ प्रचलित होंगी ये भाषाएं, तो उसमें लिखी गई है। हमसे पूछा जा रहा है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थीं? तो कठोर सतह पर मैंने बताया कि जिस तरह से पांडुलिपियाँ होती थी, वो पांडुलिपियाँ नष्ट हो जाती थी, ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाई, कुछ सड़ जाती हैं, कीड़े खा जाते हैं, गल जाती हैं। लेकिन ये कठोर सतह पे होने के कारण ये नष्ट नहीं हो सकती हैं। तो एक तो जल्दी नष्ट नहीं हुई, और आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ होंगी अभी भी हमें मिलते हैं ये अभिलेख, तो युगों युगों तक इसे संभाल के रखा जा सकता है, लोग जान सकते हैं। जिन्होंने भी ये अभिलेख पे अपने द्वारा विजयों का लेख लिखवाया है या जो भी अपने कार्यों का विवरण इसमें लिखवाया है, वो हम जान पाते हैं इनके माध्यम से। तो ये इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसा नहीं था सिर्फ पुस्तकें और अभिलेख ही थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं। तो पुरातत्वविद वो होते थे जो इतिहास में कुछ भी चीज़ बनी है उनका अध्ययन करते थे, जैसे कि उस टाइम में कैसी इमारतें बनी थी, उस टाइम में कैसी मूर्तियाँ थी, ईंटें कैसे थे, हर चीज़ को अगर वो खुदवाई करवाया जाता है, यानी कि खुदवाई करवाई जाती है, उससे अगर उन्हें कुछ भी मिलता है, कुछ इमारतों के अवशेष मिलते हैं, कोई चित्र मिल जाता है, मूर्तियों के अवशेष मिल जाते हैं, तो वो उसका अध्ययन करते हैं, फिर पता लगाते हैं ये कितने वर्ष पुराने हैं, इसका क्या इतिहास रहा है। तो ये सब पुरातत्वविद का काम होता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। जैसे मैंने बताया, वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। जैसा मैंने बताया कि इतिहासकार खुदवाई करवाते हैं छानबीन करने के लिए, पुराने इतिहास को जानने के लिए। तो जैसे ये स्रोत मिलता है, उन्हें कुछ भी सिक्का मिल गया, उस टाइम के बर्तन मिल गए, उस टाइम के किसी इमारत के अवशेष मिल गए, कोई मूर्ति मिल गई, तो उनको देखते ही जागरूकता बढ़ जाती है ना कि आखिर ये किस ज़माने के होंगे, किस लिए यूज़ किया जाता होगा उस टाइम पे इसको। तो जैसे ही स्रोत के हम देखते हैं ना, तो हमें इतिहास जानने की इच्छा होती है और तीव्र हो जाती है हमारी और इतिहास जानने की इच्छा। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती थी। ऐसे तत्व कठोर अथवा जल्द ना नष्ट होने वाले होते हैं। जाहिर सी बात है कि जो वस्तुएं हमें आज खुदाई करके मिलती हैं, तो जल्दी नष्ट होने वाली नहीं वस्तुएं ही इतने दिन तक टिक पाएंगी ना, हमें मिल पाएंगी। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। उनसे यह जानने में मदद मिलती थी कि अतीत के लोग क्या खाते थे। तो इतिहासकार जब कुछ भी खुदवाई करवाते हैं, तो वो जानवरों की हड्डियां, पक्षियों की हड्डियां, इनको भी देखते हैं। अगर कोई मान लीजिए किसी घर का अवशेष मिल गया, किसी इमारत का अवशेष मिला, किसी घर के अवशेष में से वो अगर उन्हें किसी जानवर की हड्डी मिलती है, मान लीजिए बकरी की हड्डी मिल गई, तो वो बकरी की हड्डी अगर उन्हें उस घर में मिल गई, तो उससे उन्हें पता चलता था कि ये लोग खाते थे, बकरी खाते थे, उस टाइम पे मांस खाते थे। किसी चिड़िया की हड्डी मिल जाती है तो पता चलता है कि चिड़िया को भी खाते थे। तो इन हड्डियों, मछलियों की हड्डियाँ, चिड़ियों की हड्डियाँ, पशुओं की हड्डियाँ मिलने से ये सभी पता लगाते थे कि उस टाइम पे लोग क्या पालते थे, क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। वनस्पति के अवशेष तो जाहिर सी बात है, अभी भी हम पत्ते वत्ते जल्दी बच नहीं पाते हैं किसी भी पेड़ के। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक है। क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? मुझे लगता है कपड़ों के अवशेष मिल पाना मुश्किल है। अभी हम अगर किसी कपड़े को फेंक देते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं, तो वो मिट्टी में मुझे लगता है बहुत दिन के बाद वो मिल ही जाता होगा। कपड़े के अवशेष मिल पाना मुश्किल है। पांडुलिपियाँ, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतने समय से मैं बताते आ रही हूँ कि ये सभी जो हम पढ़ रहे हैं, अभिलेख,
पांडुलिपि पुस्तकों के बारे में, और ये जो पुरातत्व से हमें जानकारियाँ मिल रही हैं इन बर्तनों से, मूर्तियों के, इमारतों के अवशेष से, ये सभी हमें इतिहास जानने के हमारे स्रोत हैं। इन्हें देखते ही हमारे अंदर जागरूकता आती है कि हाँ, कुछ हमें मिला, इससे हम जान पाएंगे अब उस समय में कि लोग कैसे जिया करते थे, कैसे जीवन यापन करते थे, इन चीज़ों का वो किस लिए इस्तेमाल करते थे। इतिहासकार उन्हें स्रोत कहते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, इतिहासकार जो अतीत के बारे में, पास्ट में जो बीत गया उनका अध्ययन करते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं, उन्हें इतिहासकार कहा जाता है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ये इतिहासकार एकदम जासूस की तरह होते हैं। कोई भी सुराग मिल गया, कोई भी स्रोत मिल गए हैं, बस उसके पीछे लग जाते हैं। आप कितने पुराना अवशेष है, ये किस लिए यूज़ करते थे। जैसे कि आपने देखा है मोहनजोदाड़ो फिल्म देखी है, वो पूरा मोहनजोदाड़ो ऐसा तो नहीं था कि हमें पूरा बताया गया उसके बारे में, ऐसा थोड़ी था कि सबको पता है, नहीं। इतिहासकारों ने खुदाई करवाई, वो नगर मिला हमें, उसके बारे में हर चीज़ पता लगवाया कि उस नगर के विनाश का क्या कारण था, सारी चीज़ें, हर चीज़ को ढूंढा उन्होंने, हर चीज़ पता लगाया, फिर जा कर के हमारी पुस्तकों में आई वो बातें, तब जा कर के उस पर फिल्म बनी और आज हम देखते हैं। तो ये सब इतिहासकारों का कमाल है। उन्हें कुछ भी मिल जाता है तो उसके पीछे लग जाते हैं, खुदाई करवाते हैं, ढूंढते हैं। कोई बहुत बड़े बड़े शहर भी निकल जाते हैं खुदाई के बाद। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इमारत के अवशेष मिल गए, किसी मूर्ति के बड़े बड़े शहर भी मिलते हैं खुदाई के बाद। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए, ये तो हमने पढ़ लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। अब आप जैसे ही अपने इतिहास के पुस्तक को देखते हैं, उसको, इसका जो सबसे ऊपर का कवर है उस पर लिखा हुआ है हमारे अतीत। हमारा अतीत क्यों नहीं लिखा? हम मतलब यहाँ पे जो अतीत है हमारे अतीत, यानी कि एक इंसान का अतीत नहीं है, ये बहुत लोगों का अतीत है। हमारे अतीत क्यों किया गया है यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग? जो हमारे से ये बहुत बहुवचन हो गया, अतीत का प्रयोग बहुवचन के लिए क्यों किया गया है? तो ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग अतीत के मायने का मतलब क्या हुआ कि आज आप इसे आज अपने प्रेजेंट से समझिए। आज मैं एक स्त्री हूँ, ठीक है, मैं शहर में रह रही हूँ, मुझे सब कुछ मिल रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, मुझे अच्छा खाना खाने के लिए मिल रहा है, मैं जॉब कर रही हूँ, यहाँ पे अपना जीवन यापन अच्छे से चल रहा है, मेरा एक सभ्य तरीके से रह रही हूँ। लेकिन अभी के टाइम पे भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, बहुत से ऐसी आदिवासी लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, उनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं हैं और जंगलों में तंबू बना के रहते हैं, अभी भी जानवरों को मार करके खाते हैं। तो कल होगा तो हम भी इतिहास बनेंगे, क्योंकि इतिहास ही क्या है, इतिहास अतीत के बारे में जानना है, तो हम भी कल को इतिहास बन जाएंगे। तो इतिहासकारों के लिए, मेरे और उन जंगल में रहने वाले लोगों के लिए डिफरेंस तो होगा ही ना। उनका जीवन अलग है, मेरा जीवन आज के टाइम पे अलग है, तो उनका अलग इतिहास हो गया, मेरा अलग इतिहास हो गया। उसी तरह से पहले भी ऐसा हुआ होगा, हर एक इंसान का, किसान का अलग इतिहास रहा होगा, राजा का अलग इतिहास रहा होगा, व्यापारी का अलग इतिहास रहा होगा, पंडितों का अलग इतिहास रहा होगा, हर एक का अलग अलग इतिहास है ना। सबके एक ही तरह की तो जिंदगियाँ नहीं हुई थी, सबकी एक तरह के जीवन यापन जीने का तरीका नहीं था, तो सबका अलग अलग इतिहास था। तो इसी हर लोगों का इतिहास अलग था, इसीलिए यहाँ पे बहुवचन यूज़ किया गया है कि हमारे अतीत। समझ में आ गई बात? जिस तरह से यहाँ पे दिया गया, उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसे मैंने बताया, जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। जैसा आज है, बिहार में अलग रीति रिवाज चलता है, उत्तर प्रदेश में अलग चलता है, महाराष्ट्र में अलग चलता है, हिंदू के अलग रीति रिवाज हैं, मुस्लिम के अलग हैं, सिख के अलग धर्म के मायने हैं,
उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। अंडमान निकोबार जो है केंद्र शासित प्रदेश, हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश में से आता है। अभी भी वहाँ के लोग जो है मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके आदिवासी की तरह जीवन जीते हैं। हमारी तरह सभ्य नहीं कि घर में है, पंखा मिल रहा है, हमें फ़ैन है, खाने का पर्याप्त मात्रा में हमें सब कुछ उपलब्ध है, वैसा नहीं है। वो मछलियाँ पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, फल फूल इकट्ठा करते हैं, फिर उस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, जैसा मैंने पहले ही बता दिया। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। एक और भेद है कि उस समय में जो राजा रानियां हुआ करते थे, राजा शासक हुआ करते थे, वो काफ़ी समृद्ध थे, बहुत उनके पास धन था। तो वो अपने द्वारा जो भी कार्य करवाते थे या उनके कुछ जो भी विजय होते थे, जहाँ जिन जिन राज्यों पे वो अपना आधिपत्य जमाते थे, उनके बारे में वो लेखा जोखा रखते थे। जैसे मैंने बताया, अभिलेख पे लिखवाते थे, लेखा जोखा रखते थे, या अपनी जीवनी ही लिखवाते थे, अपनी बायोग्राफी लिखवाते थे, जो हमें आज उपलब्ध है। बहुत सारे राजाओं की जीवनियाँ हैं हमारे पास, हम उनके बारे में जानते हैं, तो उनके बारे में तो हम जान गए। लेकिन आम आदमी जैसे शिकारी होते थे उस टाइम के, मछुआरे, संग्राहक, किसान, पशुपालक, उनके पास तो इतना धन नहीं था कि वो जो करेंगे अपने बारे में लिखवाएंगे। तो उनके बारे में हमें पुरातत्व के स्रोतों से पता चलता है। जैसे कि अगर हमें कोई खेती का कहीं पे मिल जाता है प्रमाण, कहीं पे हमें किसी पशु का मिल जाता है, पशु की हड्डियों के अवशेष मिल जाते हैं, इन सब पुरातत्व के, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, पुरातत्व के स्रोतों से हम उनके बारे में पता कर पाते कि हाँ ये लोग भी थे, किस तरह से जीवन जीते थे। लेकिन लेखा जोखा नहीं लिखवाते थे। तो पुरातत्व की सहायता से हमें उनके बारे में जानकारियाँ मिली हैं, लेकिन हमें अभी भी बहुत कुछ जानना शेष है। चलते हैं आगे इस नेक्स्ट पार्ट में। तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या उसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। अब मैं आपसे पूछूंगी आज क्या तारीख है, तो आप आज की तारीख बताओगे, कौन सा महीना चल रहा है वो बताओगे, कौन सा ईयर चल रहा है वो बताओगे। तो ऐसी बातें यही बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से जानी जाती है। अच्छा, एक बात बताइए कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अभी कौन सी तारीख है, कौन सा वर्ष चल रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अभी 2021 चल रहा है, 2021 चल रहा है, तो ये 2021 का जीरो कहाँ से ये स्टार्ट हुआ होगा, जो चलते चलते 2021 तक आकर के रुका है। ये कहीं तो इसका बेस ईयर रहा ही होगा ना, कि ये जीरो से स्टार्ट हुआ मान लीजिए, और इधर से आके बढ़ते बढ़ते 2021 तक आ गया है। ये कहीं तो इसका जीरो रहा होगा जहाँ से ये शुरू हुआ होगा। तो ये जीरो जहाँ रहा होगा वो हम जानते हैं ईसा मसीह के बारे में। ईसाई धर्म को इन्होंने ही शुरू किया था, ईसा मसीह के बारे में। तो ये ईसा मसीह के जन्म को ही ये ईसा मसीह के धर्म प्रवक्ता ईसा मसीह के जन्म की तिथि को ही जीरो माना गया, यानी कि वहीं से शुरू हुआ है चलते चलते। यानी कि आज जो हमारा 2021 चल रहा है वो ईसा मसीह के जन्म के से 2021 वर्ष बाद का टाइम है आज ये। तो आज के जो हम तिथि की गणना करते हैं वो ईसा मसीह के जन्म के समय से करते हैं। और अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद है। जैसे मैंने भी कहा 2020 कहने का मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2020 वर्ष बाद। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व या ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। अब मान लीजिए ये ईसा मसीह का जन्म हुआ, और हम नंबर लाइन पढ़ते हैं ना, आप लोग मैथ्स में 3, 4, 5 क्लास में नंबर लाइन पढ़ा होगा। जैसे कि ये जीरो हो गया, इससे इस तरफ सारे पॉजिटिव होते थे, इस तरफ सारे नेगेटिव हुए थे। उसी तरह ये ईसा मसीह का जन्म हो गया, इस तरफ के सारे पॉजिटिव हो गए, यानी कि इधर के जितने भी, और इससे पहले के सारे नेगेटिव। तो इससे पहले के सारे तिथियों को
ईसा से पहले, ईसा पूर्व कहा जाता था। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इस पुस्तक में हम 2000 को मानेंगे अपना आरंभिक बिंदु और उसे वर्तमान से पूर्व की ओर देखेंगे। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व, ईसा पूर्व जो हम हिंदी में कहते हैं उसे अंग्रेजी में बीसी कहते हैं, का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व को हम बिफोर क्राइस्ट कहते थे। ईसा पूर्व उसे बीसी या हिंदी में ईसा पूर्व कहते थे। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी लिखा पाती हो। एडी जो हम लिखा पाते हैं, हम जो अभी जो लिखते हैं वो ईस्वी ही लिखते हैं, तो यह ईस्वी अभी की तिथियों के लिए होता है। तो यह एनो डोमिनो यानी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। यह एनो और डोमिनो ये दो लैटिन शब्द हैं, इससे बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। तो हम जो आज लिखते हैं ईस्वी लिखते हैं, ये ईसा मसीह के जन्म के बाद से, एनो डोमिनो। कभी कभी एडी की जगह, अभी जो हम एडी लिखते हैं, एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। और कभी कभी हम एडी की जगह सीई, बीसी की जगह बीसीई का भी प्रयोग करते हैं। तो एडी की जगह सीई का प्रयोग करते हैं और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग करते हैं। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा। सीई हो गया, सी का अक्षर, सीई का मतलब हुआ कॉमन एरा, सी से कॉमन, ई से एरा, एंड बीसीई का बी से बिफोर, सी से कॉमन, एरा बिफोर कॉमन एरा। वही हो गया, बीसीई को बीसी कह सकते हैं, सीई को हम एडी कह सकते हैं। हम इन शब्दों का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। अभी इसी कैलेंडर का जो है प्रयोग सामान्य हो गया, लगभग इसी का प्रयोग किया जाता है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। अभी जो हम भारत में ईस्वी का प्रयोग कर रहे हैं यानी एनो डोमिनो, इसका प्रयोग लगभग भारत में 200 वर्ष पूर्व आरंभ हो गया था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले होता है। कभी कभी अंग्रेजी में हम बीपी का भी प्रयोग कर लेते हैं जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान से पहले। आगे देखते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए हैं। जाहिर सी बात है, हमें उस टाइम में कांधार, अफगानिस्तान के कांधार से अभिलेख प्राप्त हुआ है, वो अशोक का अभिलेख है। आज से कई साल पहले का लिखा हुआ है, कई सौ साल पहले का है वो अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है। तो अभी भी है वो। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग है। जाहिर सी बात है, उस समय में जो लिपि, जो भाषाएं प्रचलित होंगी उस क्षेत्र के लिए, वो उसमें प्रयोग की गई होंगी। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। आजकल जो हम लिपि का प्रयोग करते हैं और जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत ही भिन्न है। ये संकेत की तरह यूज़ किए गए हैं इन सब, जैसे कि ये संकेत, शेर का आप संकेत देख रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे एल का यूज़ किया गया है। इसके लिए हम देख रहे हैं एस का यूज़ किया गया है, इसके लिए पी का, टी का। तो संकेत से इन सारे अक्षरों का प्रयोग किया गया है। कैसे पता लगाते थे इतिहासकार इन सब चीज़ों के बारे में, क्या लिखा हुआ है, उन्हें तो नहीं पता था। तो इन सब के लिए अज्ञात लिपि के बारे में पता करने के लिए अध्ययन किया जाता था, उन्हें पता लगाने के लिए। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। ये किसी एक लिपि के बारे में यहाँ कहा गया है। उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ पे राजा रानी रहते थे। इस प्रकार की लिपि से। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है।
यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख में 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकार में हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया यहाँ राजा तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इन्हें कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को पढ़ सके। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे एल अक्षर शेर के लिए प्रयोग किए गए हैं, ए पक्षी के लिए प्रयोग किए गए हैं। इन सब का उन्होंने धीरे धीरे अध्ययन किया। जब उन्होंने पूरी तरीके से पता लगा लिया कि कौन से अक्षर खास तरह से किस शब्द के लिए प्रयोग किए गए हैं, किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, तो उनके लिए और से ऐसे अभिलेख पढ़ना आसान हो गया था। तो जैसा कि ये यूनानी और मिस्री लिपि का मिश्रण था। कुछ विद्वान जो थे उनमें से यूनानी पढ़ पाते थे, उन्होंने यूनानी पढ़ा। फिर कुछ मिस्री का पता लगाया उन्होंने, मिस्र लैंग्वेज का। इस तरह से उन्होंने पता लगाया भिन्न भिन्न तरह के। इसी तरह से किसी भी लिपि का पता करना होता था तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, अध्ययन होता है, उससे वो पता लगाते थे। और इसी के साथ हमारा यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। यहाँ तक देखने के लिए इस वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं और भी मोटिवेट हो सकूँ और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ।